मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। और अब मुझे खुद भी तुमसे मिलने, ताल्लुकात रखने की कोई आरज़ू नहीं रही। हाँ, अब तुम मुझे शराफत से घर ले चलोगे या मैं किसी से लिफ्ट माँग लूँ? वो सख्ती से बोली। इससे कुछ بعید भी ना था। साकिब ने हार कर ठंडा सांस लिया और उसके तने हुए कंधे कुछ इस तरह से झुक से गए जैसे एकदम से उम्र में बरसों का इजाफा हो गया हो। उस कड़ियल नौजवान की आंखें भर आईं। कभी किस्मत ऐसे खेल भी तो खेलती है। उसने कार का दरवाजा खोला और स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। रमना ने पिछली तरफ का दरवाजा खोला और सीट पर गिर गई। उसके चेहरे पर तो नफरतों के स्याह बादल बिखरे हुए थे। साकिब ने पीछे मुड़कर बड़ी हसरत से रमना को देखा। उसके दिल पर चोट लगी। वो जो हमेशा उसके बराबर उसके पहलू में बैठती थी, आज कोसों दूर हो गई थी और ये फासले खुद साकिब के पैदा करदा थे। काश हमेशा की तरह आज भी वो अपने जज्बात को काबू में रखता तो ये नौबत ना आती। उसने ठंडा सांस लेकर कार चला दी। रास्ते में खामोशी ही रही। उसने बारहा व्यू मिरर में से पिछली सीट पर बैठी लाताल्लुक सी रमना को देखा। बात करने की कोशिश की, लेकिन लब तो जैसे सिल गए थे। वो बेबसी से होंठ काट रहा था। आखिर घर करीब आ गया तो वो बोली, बस बस कैप्टन, कार यहीं रोक लो, मैं तुम्हारे घर नहीं जाना चाहती। रमना ने चलती कार का दरवाजा खोलते हुए कहा तो मजबूरन साकिब को कार उनके घर के बाहर गेट के करीब रोकनी पड़ी। कार के रुकते ही वो एकदम दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई और साकिब का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े होकर रह गया। उसने निढाल होकर सर स्टीयरिंग पर टिका दिया। काश वो रमना से एक बार खुलकर बात कर लेता, उसे सच्चाई मानने पर मजबूर कर सकता, या कम अज कम अब इन बहतानों को तो सही जवाब दे पाता। लेकिन नहीं। वो जानता था कि रमना का दिमाग बस एक ही ट्रैक पर दौड़ता है। अब उसके पीछे जाकर उसे समझाना, कुछ कहना बिल्कुल ही बेकार था। और कल कल सुबह तो वो ये शहर छोड़कर ढाका जा रहा था और वहां के हालात दगरगों थे ही। फिर वो जिंदा लौट भी सकेगा या नहीं, ये गैब का इल्म किसे है। उसने तो अपने ढाका का प्रोग्राम भी रमना से छुपाया था, क्योंकि वो जानता था कि रमना ये सुनकर किस कदर हल्कानो परेशान हो जाएगी। यही नहीं, बल्कि उसने तो घर के हर फर्द को मना कर दिया था कि वो रमना को कुछ नहीं बताएंगे। और आज तभी वो इन पुराने यादगार मुकामात पर उसे लिए लिए फिरा था, ताकि दिल में कुंधा नक्श मजीद गहरे हो जाएं और दूर देश जाकर जब भी तन्हाई के लम्हात मुयस्सर हों, वो आंखें मूंदे इन हसीन तस्वुरात के सहारे जी सकेगा। अभी वो इन सोचों में गर्क था कि किसी ने उसके कांधों को हिलाया। क्यों भाई साकिब, ये क्या चक्कर है? अभी रमना आंधी तूफान की तरह घर में दाखिल हुई, ठोकर खाकर गिरने लगी कि मैंने संभाल लिया, और अफरा तफरी की वजह पूछी तो मेरे सीने में मुंह छुपाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। बावजूद लाख पूछने के कुछ बताती ही नहीं। आखिर तंग आकर मैंने और राबिया ने भी यही सोचा कि तुमसे जाकर मामला पूछें, लेकिन तुम भी घर जाने की बजाय यहाँ कार में औंधे मुंह पड़े हो। आखिर बात क्या है? कहीं तुमने रमना को बता तो नहीं दिया कि तुम्हारी पोस्टिंग ढाका हो गई है? अकबर ने कार की खिड़की में झुककर साकिब को हिलाया तो वो चौंक उठा और थके थके अंदाज से अकबर और उसके करीब खड़ी राबिया को देखा। नहीं अकबर, मैंने रमना को पोस्टिंग के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन तुम्हारा और राबिया का मशवरा मानकर मैंने उस पर यह राज मुनकशिफ कर दिया है कि मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूँ। वो कुर्ब भरे अंदाज में हंसा। फिर फिर क्या जवाब दिया उसने तुम्हें? राबिया ने पूछा, अंदाज में बेसब्री पिन्हा थी। तब साकिब ने अपने तपते हुए रुखसार को उंगलियों से छुआ। जवाब? वो तंजिया हंसी हंसा। जवाब ये मिला कि रमना ने मुझसे कतई ताल्लुक करते हुए अहद किया है कि वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेगी। एहसास नदामत से साकिब का चेहरा तप रहा था। उफ, ये रमना तो बिल्कुल पागल है। ये अहमक बर्बाद होकर रहेगी। राबिया ने गुस्से से माथा पीटते हुए कहा। नहीं राबी, बर्बाद तो मैं हो गया हूँ। काश मैंने आप लोगों की बात ना मानी होती और रमना को अपनी चाहत के बारे में कुछ ना बताता। कम अज कम इस तरह उसकी कुर्बत और दोस्ती तो मुयस्सर थी मुझे। वो तो बिल्कुल ही पस्त हौसला और निढाल हुआ जा रहा था, किरची किरची होकर बिखरा चला जा रहा था। राबिया और अकबर उसके दुख को महसूस करके रंजीदा हो रहे थे। हिम्मत से काम लो साकिब, मेरे यार, तुम तो जरी फौजी हो, जवान हो। भाई हमारे नजदीक हिम्मत हारना या मायूसी की बातें करना और सोचना भी गुनाह है। अकबर ने उसका हौसला बंधाया। साकिब भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं रमना की खिंचाई करूंगी, उसे समझाऊंगी। राबिया ने तसल्ली दी, लेकिन साकिब तो रमना की रग रग से वाकिफ था। नहीं राबी, अब रमना पर समझाने का कोई असर नहीं होगा। वो तो अब पूरी शिद्दतों से मुझसे नफरत करने का अहद कर चुकी होगी। वो दुख से मुस्कुराया। अच्छा, अब मैं घर जाता हूँ। चंद घंटे तो मम्मी डैडी के साथ भी गुजार लूँ, फिर मालूम नहीं मैदाने जंग से वापसी हो भी या नहीं। जाने उन्हें देख सकूंगा या वहीं दफन हो जाऊंगा। हाँ, ये भी मुमकिन है कि कब्र भी नसीब ना हो, वो मायूसी से बोला। हाय अल्लाह ना करे, ऐसी बदफाल तो मुंह से मत निकालो। और राबी हकीकतन कांप गई तो वो धीरे धीरे से हंस दिया। अच्छा राबी, आप भी मुझसे मिल लीजिए, मैं कल 9-10 बजे तक यहाँ से चला जाऊंगा।
وہ رابعہ کے سامنے تعظیماً جھکا تو رابی نے اس کی پیشانی چوم کر کاندھے تھپتھپائے۔ وہ تو اسے ایاز ہی کی طرح سمجھتی تھی، اپنا چھوٹا بھائی۔ ثاقب، میرے عزیز بھیا، خدا تمہیں بخیریت واپس لائے۔ انشاءاللہ تم میدان جنگ سے غازی بن کر لوٹو گے۔ اس نے آنکھیں موند کر دل کی گہرائیوں سے دعا دی تو وہ ہنس دیا۔ رابی، زندگی کی تو میرے نزدیک نہ کوئی وقت تھی نہ ہے، بس آپ مجھ پر اتنا احسان کر دیجئے گا کہ رمنا کے دل میں میرے خلاف جو بدگمانی آ گئی ہے وہ مٹ جائے۔ میں نہیں چاہتا میرے جانے کے بعد رمنا مجھے برے انداز سے یاد کرے، مجھ سے نفرت کرے۔ اس نے منت کرتے ہوئے کہا، پھر وہ اکبر کی طرف مڑا۔ اچھا اکبر، تم بھی تو ایک ہفتے بعد آ جاؤ گے نا؟ پھر ثاقب اس سے بھی گلے مل کر گھر چلا گیا تو رابعہ کا دل اس کی محرومی پھر اس کی جدائی کے خیال سے بھر آیا۔ وہ رونے لگی۔ واہ رابی واہ، ثاقب کو بھیجتے ہوئے، اسے رخصت کرتے ہوئے تمہارا یہ حال ہے تو جب تم مجھے رخصت کرو گی تو پھر تو تمہارا سنبھلنا دشوار ہو جائے گا رابی۔ میری شریک سفر، ایک فوجی جوان کی بہن اور بیوی کو تو بہت ہی بہادر اور باہمت ہونا چاہیے۔ اکبر اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بیڈ روم میں آ گئے اور کافی دیر تک دوستوں واقف کاروں کے قصے سنا سنا کر اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتے رہے۔ رات کو بہت دیر سے ان کی آنکھ لگی۔ رابی، رابی، اکبر بھائی ذرا دروازہ کھولیے۔ آدھی رات کو کسی نے ان کے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اکبر جاگ گیا۔ اس نے جلدی سے ٹیبل لیمپ چلایا۔ یا وحشت! رابی جلدی اٹھو، یہ تو رمنا کی آواز لگتی ہے، ذرا پتا تو کرو اس وقت کیوں بلا رہی ہے۔ خدا خیر کرے۔ رابعہ نائٹ گاؤن پہنتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ تم رمنا، خیریت تو ہے نا؟ وہ رمنا کو دیکھ کر پریشان ہو گئی جو عجیب بدحواسی لگ رہی تھی۔ خیریت کہاں ہے رابی؟ پلیز آپ ذرا میرے ساتھ آئے نا۔ وہ رابعہ کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چھت پر لے آئی۔ وہ بھی الجھی سی گاؤن سنبھالتی پیچھے تھی۔ رمنا ٹیرس کی ریلنگ سے پشت ٹکا کر کھڑی ہو گئی اور پھر آخر کار رمنا نے اس کے سامنے ساری حقیقت اگل ہی دی۔ رابی، آج میری ثاقب سے شدید قسم کی جنگ ہو گئی ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آئندہ زندگی بھر اس کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ رات کو جب آپ میرے رونے کی وجہ پوچھ رہی تھی نا تو تمہارے دکھ کے میں بتا نہ سکی۔ اس قدر ٹھیس لگائی ہے نا ثاقب نے میرے اعتماد کو کہ کیا بتاؤں۔ میرا تو دماغ اس قدر چکرا رہا تھا کہ پریشانی کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ کتنی دیر میں باغ میں گھومتی رہی، پھر میں نے مناسب یہی سمجھا کہ آپ کو بتا دوں تاکہ کچھ تو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ وہ منہ بسور کر بولی، پتا ہے رابی، آج ثاقب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا اور کہنے لگا، رمنا میں تمہاری پرستش کرتا ہوں، جان دیتا ہوں تم پہ۔ وہ منہ پھیر کر بتانے لگی، چہرے پر سرخی لہرانے لگی تھی۔ رابعہ نے باقی جملہ پورا کیا اور وہ خود حقیقت بتا دی۔ اور پھر رمنا، تم نے اس بد نصیب ثاقب کی بات سن کر اسے نفرت سے دھتکار دیا ہے نا؟ رابعہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ آپ کو بھلا کس نے بتایا ہے یہ سب کچھ؟ رمنا حیران ہی تو رہ گئی کیونکہ اس کے تو گمان میں ہی یہ بات نہیں تھی کہ یہ سب کچھ رابعہ اور اکبر کی ایما پر ہی ثاقب نے کیا تھا۔ اور کس نے بتانا تھا ہمیں؟ ثاقب نے سب کچھ بتایا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کم نصیب نے میرے اور اکبر کے کہنے پر ہی تم سے اظہار محبت اور اپنی سچی لگن کا اظہار کیا تھا، ورنہ وہ تو کبھی بھی تم پہ یہ راز منکشف نہ کرتا، بس دل ہی دل میں روک پالتا رہتا، گھٹ گھٹ کر جان دے دیتا۔ وہ تو میں نے بہت ضد کی، اصرار کیا کہ وہ ایک بار رسک لے کر تمہیں اپنے جذبات سے آگاہ تو کر دے، شاید کہ تم اصل اور نقل کی پہچان کر سکو، لیکن افسوس کہ تم نے ہیرا ہاتھ سے گوا دیا ہے، بہت پچھتاؤ گی تم۔ رابعہ نے افسردگی سے کہا تو وہ تڑپ اٹھی۔ ہائے رابی، آپ نے ثاقب کو کیوں یہ غلط اور بیہودہ مشورہ دے دیا؟ کاش کہ مجھے اس کے جذبات سے بے خبر اور انجان ہی رہنے دیا ہوتا۔ اس طرح آج جو کچھ بھی ہوا، جو بدگمانی ہوئی، وہ تو پیدا نہ ہوتی، میں ثاقب سے یوں متنفر تو نہ ہوتی۔ اب دیکھیے نا، وہ کم بخت ثاقب ساری رات جاگتا رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تو نہیں سویا۔ میں نے کتنی بار اوپر سے آ کر جھانکا، وہ سامنے لان میں بیٹھا سگار پھونک پھونک کر پاگل ہو رہا ہے۔ رمنا نے ہاتھ اٹھا کر ثاقب کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ رابعہ نے ٹیرس سے جھانک کر دیکھا، واقعی ثاقب لان میں بینچ سے سر ٹکائے گھاس پر نیم دراز ٹانگیں پھیلائے سگار پی رہا تھا۔ رمنا اس کے کاندھے پر سے دیکھتی ہوئی بولی، بیڈ روم میں بیٹھے بیٹھے میرا دل بہت گھبرانے لگا تھا تو میں تازہ ہوا میں گھومنے پہلے لان میں آ گئی، پھر اوپر چلی آئی۔ یوں ہی سامنے دیکھا تو ثاقب سر جھکائے ٹہل رہا تھا، انداز میں بے چینی نمایاں تھی۔ وہ کبھی بینچ پر بیٹھتا، پھر سگار سلگا کر ٹہلنے لگتا جیسے کسی گہری سوچ میں غرق ہو۔ میں کتنی دیر اسے دیکھتی رہی، میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں وہاں جا کر اس کے منہ سے سگار چھین کر دور پھینک دوں اور پوچھوں کہ وہ اس قدر پریشان کیوں ہے، ابھی تک سویا کیوں نہیں۔ رمنا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا،
कमाल है, कभी तो तुम्हारी इस लापरवाही वाली आदत पर बेतहाशा गुस्सा आता है। तुम ही तो उसकी परेशानी और बेचैनी का सबब हो। वैसे जब तुम साकिब से मुतनफर हो ही गई हो तो फिर तुम्हें उसकी परवाह करने की क्या जरूरत पड़ गई है? तुम्हारी बला से अब चाहे वो मरे या जिए। राबिया चिढ़कर गुस्से से बोली तो रमना कुछ लड़ सी गई। हाय तौबा राबी, ये लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, अब खुदा न खास्ता मैं उसकी मौत की ख्वाहां तो नहीं हूं ना, वो घबरा कर बोली। बरसों पुराने ताल्लुक और रिश्तों को पल भर में नफरतों में नहीं बदलना चाहिए ना। रमना, अब तुम जो कुछ भी कहो, उसके दिल में तुम जो घाव लगा चुकी हो वो तो यूं भरने से रहा। वो बदनसीब कल जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि अब साकिब यहाँ से गया तो जिंदा वापस नहीं आएगा। पता नहीं उसकी लाश भी यहाँ तक आ सकेगी या नहीं। राबी रुंधी हुई आवाज में बोली, फिर नीचे चल दी। रमना दंग रह गई। हाय राबी, क्या मतलब है आपका? क्या कह रही हैं आप? कहाँ जा रहा है साकिब? वो घबरा कर पूछती हुई उसके पीछे पीछे लपकी, लेकिन झिंझलाई हुई राबिया ने रमना से किसी बात की वजाहत ना की। कहीं नहीं जा रहा है साकिब, जाओ अब तुम तसल्ली से जाकर सो जाओ। अब तो साकिब को ठुकरा कर उसकी तौहीन करके तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो गया होगा। हाँ बराए खुदा, अब कहीं तुम ये बेवकूफ़ी मत करना कि कहीं उस वकार को जाकर सब कुछ कच्चा कच्चा चिट्टा बता दो कि साकिब ने तुमसे इजहार इश्क किया है। लेकिन उसे ये खुशखबरी जरूर सुना देना कि अब उसके रास्ते से साकिब का कांटा हमेशा के लिए निकल गया है। अब तुम दोनों मिलकर जश्न मनाना। राबिया गुस्से से कहती हुई अपने कमरे में चली गई और रमना उलझती हुई अपने कमरे के सिम चल दी। दूसरी सुबह बैरिस्टर अरशद और हामदा बेगम नाश्ते से जल्द फारग होकर कहीं जाने के लिए पैदल ही घर से निकले ही थे कि उनके करीब एक कार आकर रुक गई और एक मानूस आवाज ने उन्हें पुकारा तो वो रुक गए। गुड मॉर्निंग अंकल। हेलो आंटी। ये सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं भला? वो शादी थी जो कार से उतरकर उनके करीब चली आई। शादी बेटा, हम लोग जरा कर्नल शफीक के घर तक जा रहे हैं। वो तुम्हारी लाडली दो तो अभी तक सोई हुई है, नाश्ते के लिए नहीं उठी, तुम जाओ उसके पास। हामदा बेगम ने उसे प्यार से देखकर कहा। आंटी, मैं तो उसे लेने आई हूँ, आज 2 दिन मेरे साथ गुजारेगी। अम्मी और अब्बू भी उसे बहुत याद कर रहे थे। शादी ने रमना को अपने घर ले जाने की इजाजत मांगी। हाँ हाँ शादी बेटे, उसे जरूर साथ ले जाओ, बल्कि मैं तो खुद भी यही चाहता था कि आज के दिन वो घर से दूर ही रहे तो बेहतर होगा। बैरिस्टर अरशद ने कहा तो शादी उन्हें सलाम करके दोबारा कार में बैठ गई। जब वो रमना के बेडरूम में पहुंची तो वो मुंह सर कंबल में लपेटे गहरी नींद में डूबी हुई थी। उसने जाते ही रमना को जोरदार तरीके से झंझोड़ डाला। रमना इस अचानक आफत से घबरा कर हड़बड़ा कर उठी। अरे शाजी, तुम कब आई हो? वो उठते ही उससे लिपट गई। काफी दिनों बाद अपनी अजीज तरीन सहेली को देखकर वो जैसे गमो फिक्र भूल गई। रमना, मैं कल कराची से वापस आई हूँ। मैंने तो घर पहुंचते ही सबसे पहले तुम्हें फोन किया तो ये पता चला कि तुम कैप्टन साकिब के साथ कहीं घूमने गई हुई हो। शादी ने बताया तो वो कुछ उदास और परेशान सी लग रही थी। शादी, खैरियत तो है ना? ये तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? रमना का दिल वसवसों से भरने लगा। हाँ रमना, मैं वाकई बेहद परेशान हूँ। वो सर पकड़कर करीब ही बैठ गई। रमना, फराज की पोस्टिंग ढाका हो गई है और तुम तो जानती हो वहाँ के हालात किस कदर खराब हैं। वो रोहानसी हो गई। और फिर ना जाने क्यों फराज के दिल में ये वहम पैदा हो गया है कि अब वो जिंदा लौट कर नहीं आएंगे। तभी उन्होंने अम्मी और अब्बू से कहा कि किस्मत का कोई पता नहीं, खुदा जाने मैं जिंदा लौट कर आ भी सकूं या नहीं। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि शादी को इस मुकद्दस बंधन से आज़ाद कर दूं, इसे तलाक दे दूं। आप शादी से भी पूछ लीजिए, अगर वो भी यही चाहती है तो मैं जाने से पहले शादी से हर रिश्ता नाता तोड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शादी सारी जिंदगी बेवगी का दाग माथे पर सजाकर मेरा मातम करती रह जाए। शादी ने रोते हुए अपनी पेशानी को मसलते हुए बताया। उनके इस अहमकाना ख्याल पर चचा जान, चची अम्मा, मेरे वालदैन सभी ने उन्हें इतना समझाया, लेकिन फराज, वो तो ढिठाई से अपनी बेहुदा जिद पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कल रात घर वालों से चोरी छुपे मुझे फोन किया था और कहने लगे आज सुबह 10 बजे हमारी स्पेशल ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो तुम मुझसे मिलने स्टेशन चली आना, मुझे तुमसे इंतहाई जरूरी बातें करनी है। वो आंसू पूंछती हुई बोली। खुदा की कसम रमना, जब से मैंने फराज की ये तकरार सुनी है ना, मुझे उन पर बेपनाह गुस्सा आ रहा है। ये मर्द हम औरतों को इस कदर खुदगर्ज, मतलबी और गिरा हुआ क्यों समझते हैं? फराज ने यह फजूल फैसला करके हम मशरक की लड़कियों के मुंह पर तौहीन आमेज तमाचा मारा है। हमने मशरक की माओ की गोद में परवरिश पाई है, जहाँ हमें होश संभालते ही अपने वालिद, अपने बुजुर्गों का अदब और ताजीम करना सिखाया जाता है। फिर हमने आंख खोलते ही, होश संभालते ही अपनी माओ, चचियों, खालाओं को अपने शोहरों की वफादारी और अताअत ही करते देखा है। वो तो दुख वो तो दुख और मुसीबत के वक्त अपने सरताज को छोड़कर नहीं भागी, तलाक का मुतालबा नहीं किया।
हमेशा दुख सुख में एक दूसरे का दामन मजबूती से थामे रखा। अपनी जानों पर अजाब झेल कर भी शोहर की गमख्वार रही। फिर फराज ने ये कैसे समझ लिया कि मैं इस कदर गिरी हुई हूँ कि जब मेरा मंगेतर, मेरा शोहर एक नेक मकसद के लिए जान दांव पर लगाने जा रहा है तो मैं उसका साथ छोड़कर किसी और की दुल्हन बनना कबूल कर लूंगी। ये आजकल के लड़के थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर ना जाने खुद को इस कदर फराख दिल और खुले जहन के, बल्कि खुद को मॉडर्न और ब्रॉड माइंडेड क्यों समझने लगते हैं कि अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपने कल्चर को, उनके असूलों को फरसूदा जानकर पांव तले रोन डालते हैं और फिर अपनी इस हमाकत को नाम देते हैं कुर्बानी का। यानी कि वो नहीं चाहते कि उनके शहीद होने पर मैं जवानी में बेवा हो जाऊं। वो जहर खुंद अंदाज से बोली। खुदा की कसम रमना, जब से फराज की ये बात सुनी है मैं तो उससे और एहसास तौहीन से खोल रही हूँ। किस कदर गलत और नीच जहनियत का मालिक समझा है फराज ने मुझे। उसे उसे क्या हक था भला यूं मेरी तौहीन करने का। मैं पूछूंगी, जरूर पूछूंगी उससे। वो सुर्ख हो रही थी और रमना गुमसुम बैठी थी। कुछ देर शादी भी चुप रही, फिर घड़ी देखकर बोली, प्लीज रमना, 9:30 बज गए हैं। तुम खुदारा जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें भी मेरे हमरा स्टेशन चलना होगा। मैं बहुत जज्बाती हो रही हूँ, इसलिए तन्हा नहीं जाना चाहती। वो उठ खड़ी हुई। वैसे तुम्हें और फराज को एक दूसरे से मिलने का शौक भी तो बहुत है ना। शादी के कहने पर रमना जल्दी से तैयार हो गई। फिर वो दोनों स्टेशन रवाना हो गईं। जब वो स्टेशन पहुंची तो फौजियों की स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। बहुत से फौजी वर्दी में मलबूस वहां घूम रहे थे। वो भी प्लेटफॉर्म टिकट लेकर अंदर पहुंच गई थी। हाय रानी, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। पता नहीं मैं कैसे उनका सामना कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ फराज मुझे समझाने की कोशिश करेंगे कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं और मुझे उनसे कतई ताल्लुक कर लेना चाहिए। और मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैं फराज को दिलो जान से चाहती हूँ। मैं उनसे बिछड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। खुदा की कसम, अगर उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं जान दे दूंगी। वो भराई हुई आवाज में बोली तो रमना बेतहाशा उदास हो गई, लेकिन उसे समझाने और पुरसुकून रहने की हदायत की। देखो शादी, तुम फराज से साफ साफ कह देना कि जो रिश्ता तुम दोनों के बीच कायम होना था हो गया है। अब चाहे आसमान टूटे या जमीन फटे, उसमें तोड़ फोड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। वो बातें करती आगे निकल आई। शादी रश्मि जरा पीछे रह गई। वो सॉरी, वो अपनी ही झोंक में बोलती चली आ रही थी। जोरदार तरीके से किसी से टकराकर लड़खड़ा सी गई। फिर एक जानी पहचानी सी आवाज कानों से टकराई और किसी ने उसे कंधों से पकड़कर संभाल लिया। हैं रमना जी, आप भला यहाँ क्या कर रही हैं? शशदर सी रमना को कैप्टन न्याजी ने मुंह फाड़ कर देखा। वो भी तो कुछ कम हैरान नहीं हो रहा था। अरे कैप्टन न्याजी, आप यहाँ कैसे? उसने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए उल्टा सवाल कर दिया। भाई, हम लोगों का ट्रांसफर ढाका हो गया है ना, न्याजी ने हंसकर बताया। हाँ रमना, क्या आप साकिब को सी ऑफ करने आई हैं? न्याजी ने पूछा तो रमना ने कुछ ना समझते हुए कहा, साकिब को सी ऑफ करने? भला वो कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अपनी सहेली शादी के मंगेतर कैप्टन फराज से मिलने और उन्हें सी ऑफ करने आई हूँ। शादी लोगों को हटाती उसके पास पहुंच गई थी। क्यों शादी, कहीं नजर आए तुम्हारे फराज साहब? कहीं वो मोहतरम कद के लिहाज से ठिगने और नाटे तो नहीं जो कहीं दिखाई नहीं दे रहे? रमना ने गर्दन मोड़ते हुए करीब मौजूद शादी से मजाक किया, जो मुंह खोले हैरानी से फराज को देख रही थी। शशदर सी बेयकीनी के आलम में। हैं ये भला रमना और फराज एक दूसरे को कैसे जानते हैं? काफी बेतकल्लुफी लगती है दोनों के बीच। फराज अब तमाम तर मामले की गहराई तक पहुंच गया था। उसकी निगाहों में शरीर सी किरण लहराई। ओहो, अच्छा अच्छा, तो हमारी रमना जी अपनी अजीज तरीन सहेली के शोहर से मिलने आई हैं। वो खिलखिलाते हुए हंसा। और ये जो मोहतरमा मुजस्मा हैरत बनी हमें घूरे चली जा रही हैं, ये यकीनन बेगम फराज, मेरा मतलब है शादी साहिबा होंगी। न्याजी ने झुककर उसकी आंखों में झांका। रमना कुछ भी ना समझी। हाँ न्याजी भैया, ये हैं मेरी अजीज तरीन दोस्त शाजी, और शाजी ये है कैप्टन न्याजी, अपने साकिब के बेहतरीन दोस्त। रमना ने संजीदगी से तारुफ कराया। हेलो मिसिज शाजी फराज, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई हुई है। कहिए मिजाज कैसे हैं आपके? न्याजी ने कहकर लगाते हुए शाजी का हाथ पकड़कर जोरदार तरीके से हिलाया। वो जो गुमसुम खड़ी थी चौंक कर बोली, रमना, यही तो फराज हैं। शादी की जुबान लड़खड़ा गई। रमना ने कुछ ना समझते हुए भवें उचकाई तो फराज ने उसे बताया। ठहरिए, मैं तारुफ कराता हूँ रमना जी, आप मुझसे मिलिए। मैं हूँ आपका खादिम कैप्टन फराज। मेरा मतलब है, मेरा पूरा नाम तो फिराज न्याजी है ना। तो अभी जिद्दी पागल सी लड़की से मेरा रिश्ता ये है कि ये मेरी चचाजाद होने के अलावा मेरी शरीके जिंदगी भी हैं, यानी मिसिस शादी फराज। कैप्टन फराज न्याजी ने हंसते हुए तारुफ मुकम्मल किया। हाँ, ये जो अभी आपने मेरी शादी से कहा
کہ तुम्हारे मियाँ ठिगने और नाटे हैं। तो मोहतरमा, अगर आप मेरे 6 फीट 2 इंच लंबे कद को ठिगना कह रही हैं, तो फिर आपके साकिब साहब भी आपकी नज़र में नाटे होंगे। क्योंकि वो भी माशाल्लाह 6 फीट 2 इंच लंबे हैं, हमारी ही तरह। वो मुस्कुराता हुआ शादी को पहलू से लगाए किस कदर अच्छा लग रहा था। हैं, मेरी शादी आपकी बीवी है? अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या वाकई? रमना तो बौखलाए जा रही थी, और फराज तो क्या, खुद शादी भी उसकी हालत पर हंसे बगैर ना रह सकी। फिर फराज ने रमना का हाथ पकड़कर खींचा। अच्छा शादी, तुम्हारी सहेली तो मुझसे मिल ली, अब आओ मैं तुम्हें अपने जिगरी यार से मिलवाऊं। वो हजरत भी तुमसे मिलने के लिए काफी बेकरार हैं। अगरचे आज वो मुझे बहुत परेशान और उलझा उलझा सा लग रहा है, लेकिन वो तुमसे मिलकर यकीनन बहुत खुश होगा। फराज, रमना और शादी दोनों को लिए आगे बढ़ा। कुछ फासले पर ही उनकी तरफ पीठ किए हुए और डाल पर एक फौजी जवान बैठा था। गन को थोड़ी से टिकाए वो सोचती हुई नजरों से आते जाते हुए मुसाफिरों को देख रहा था कि फराज ने जाते ही उसके कंधे पर हाथ मारा। देखो पार्टनर, ये तुम्हारी भाभी यानी मेरी होने वाली मिसिस और अपनी भाभी, मेरा मतलब है होने वाली, को तुमसे मिलवाने लाया हूँ। फराज ने हंसकर निहायत मायने खेज अंदाज से कहा। तभी उस फौजी ने मुड़कर उन्हें देखा, फिर शाजी को देखकर हैरान ही रह गया, और फिर जब रमना पर नजर पड़ी तो लड़खड़ा सा गया। रमना भी उसे बकायदा वर्दी में मलबूस देखकर परेशान हो गई। वो साकिब ही तो था। शाजी, आप यानी फराज की बीवी हैं? रमना की तरह साकिब के लिए भी ये इंकशाफ हैरान कुन था। ये तो अजीब ही इत्तफाक हुआ है। अरे साकिब भाई, आप भी फराज के साथ ढाका जा रहे हैं? शादी ने परेशान होकर उसका बाजू थाम लिया। जी हाँ, मेरी पोस्टिंग भी ढाका हो गई है। साकिब ने देखा कि उसकी बात सुनकर रमना के चेहरे का रंग जर्द हो गया था, और उसने बेख्तियार शादी का सहारा लिया। दिल जैसे डूबने लगा था, और इन दोनों की हालत से बेखबर फराज न्याजी अपनी ही धुन में मगन बातों में लगा हुआ था। वाह भाई, ये तो खूब रही। जिस तरह मैं रमना से पहले मिल चुका था, तुम भी मेरी शादी को पहले से जानते थे, और हर वक्त तुम मेरा दिमाग खाते थे कि यार अपनी शादी से तो मिलवाओ। इतना शौक था तुम्हें इसे देखने, इससे मिलने का। फराज ने कहकहा लगाया, लेकिन रमना के चेहरे पर तो जैसे खजां के साए बिखरे हुए थे। शादी भी उलझी उलझी सी थी। फराज, आपने तो मुझे पहले नहीं बताया कि साकिब भी आपके साथ ही ढाका जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक इमाम जामिन तुम्हारे लिए बनाकर लाई हूँ। और रमना, तुमने भी मुझे साकिब के बारे में नहीं बताया, और सुबह जब मैं तुम्हें घर लेने गई तो तुम इस तरह सो रही थी जैसे इन्हें सी ऑफ करने स्टेशन आने का तुम्हारा कोई इरादा ही ना हो। शादी को गुस्सा आ रहा था। शाजी, मैं तुम्हें भला क्या बताती, जबकि मुझे खुद भी इनके जाने के बारे में अब पता चला है। रमना घूरती हुई नजरों से साकिब को देखकर बोली। साकिब का चेहरा तपता जा रहा था। निगाहों में इतना हौसला नहीं था कि एक बार नजर उठाकर रमना को देख लेता। वो दिल पत्थर किए से लाताल्लुक खड़ा शाजी और फराज से बातें करता रहा, और उसे मुबारकबाद देते हुए कहा, यार फराज, तुम तो बहुत ही खुशनसीब इंसान हो कि तुम्हें शादी जैसी खूबसूरत शरीके जिंदगी मिली है। खुदा तुम दोनों को सलामत और हमेशा खुश रखे। उसने दिल की गहराइयों से दुआ दी। अरे हाँ, पता है शाजी, आज आपकी बदौलत मेरी फराज से सख्त किस्म की लड़ाई हुई। जब से दोस्ती हुई है, पहली बार मैंने इसे तलक कलामी की। ये हजरत बहुत ही अहमकाना बातें सोच बैठे थे आपके बारे में। फिर जब मुझसे मशवरा मांगा, पहले तो मैं इसकी हमाकत पर दंग रह गया, फिर तो खूब आड़े हाथों लिया। तब इन खान बहादुर की मोटी अकल में मेरी बात आई। तभी तो इस वक्त इनका दिमाग सही काम कर रहा है। साकिब ने मायने खेज अंदाज से मुस्कुराते हुए शिकायत की। हाँ साकिब भाई, मुझे पता है कि ये मोहतरम जाने से पहले मुझे तलाक देना चाहते थे, और मैं भी आज फैसला करके आई थी कि अब अगर उन्होंने मुझसे कोई ऐसी बेहुदा बात की तो मैं खुद को शूट कर लूंगी। तभी मैं रिवॉल्वर साथ लेकर आई हूँ। शादी ने पर्स खोलकर रिवॉल्वर दिखाते हुए मजबूत लहजे में कहा, तो सभी मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। वाह भाई वाह, आखिर पठान की बच्ची हो ना, गुस्सा तो छोटी सी नाक पर धरा रहता है ना। वैसे क्या इस रिवॉल्वर का लाइसेंस है आपके पास? फराज ने सरगोशी की। दिल में शादी की मोहब्बत दो चंद हो गई। जी, मैं डैडी का रिवॉल्वर उठा लाई हूँ। वैसे मुझे मजाक की जरूरत नहीं है। मैंने चचा जान और अपने वालदैन की बातें सुन ली थी, और आप पर मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था। आपको भला यूं मेरी तौहीन करने का हक किसने दिया है जी? वो लड़ने पर उतर आई तो बामुश्किल तमाम। फराज ने उसे ठंडा किया तो वो साकिब से बोली, साकिब भाई, आपको घर से सी ऑफ करने कोई नहीं आया क्या? शादी ने इर्द गिर्द देखते हुए पूछा। ये तो अजीब बात थी, वरना तो साकिब के वालदैन के अलावा तमाम अजीज अकारीब जो छोटी छोटी तकरीब में उनके यहाँ इकट्ठे हो जाते थे, अब इस बड़े मौके पर क्या वो साकिब को यूं जाने देते? स्टेशन तक छोड़ने नहीं आते? कोई भी शनासा शक्ल नजर नहीं आ रही थी।
دراصل شازی میں نے سب رشتہ داروں کو منع کر دیا تھا کہ وہ مجھے سی آف کرنے نہیں آئیں گے، ویسے بھی مجھے جن لوگوں سے ملنا تھا وہ تو گھر آ گئے تھے، وہ آہستہ سے بولا۔ ہاں، صبح جب میں رمنا کو لینے گھر گئی تو حامدہ آنٹی اور بیرسٹر انکل، پھپھو جانی، رابی، ایاز بھائی، سبھی آپ کے گھر جا رہے تھے۔ شازی نے ایک دم چونک کر پرخیال انداز سے کہا، کیوں رمنا، یہ کیا بات ہے؟ کیا تمہاری اور ثاقب بھائی کی لڑائی وڑائی ہو گئی ہے کیا؟ میں کب سے دیکھ رہی ہوں تم بھی گمسم کھڑی ہو، اور ثاقب بھی خلاف توقع و عادت تمہیں مسلسل نظر انداز کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ وہ کھوج لگانے پر تل گئی۔ تبھی رمنا اور ثاقب کی نگاہیں ٹکرائیں، پھر ثاقب کے چہرے پہ قرب آمیز مسکراہٹ ابھری۔ شازی، آپ تو میری عادت سے بخوبی واقف ہیں نا کہ میں رمنا سے کبھی ناراض نہیں رہ سکتا۔ ہاں، یہ بے شک مجھ سے نفرت کرتی رہیں، اس نے ذرا مسکراتے ہوئے شعر پڑھا۔ چاہا ہے تجھ کو تیرے تغافل کے باوجود، اے زندگی تو یاد کرے گی کبھی ہمیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رمنا نفرت کرتی ہے؟ وہ بھی آپ سے؟ ارے بھیا، میں اس کی جگری دوست ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ یہ دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتی ہے، لیکن آپ کے معاملے میں تو یہ مجھ سے بھی زیادہ آپ کی عزت کرتی ہے۔ شازی چیخ اٹھی تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ مجھ سے بہت پیار اور عزت کرتی ہے، اگر شازی کو رات والی باتوں کا علم ہو تو پتہ چلے، اس نے سوچا۔ گڈو، تم نے رات کو مجھے بتایا کیوں نہیں تھا اپنے ٹرانسفر کے متعلق؟ رمنا نے بے چین ہو کر اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا، پھر ضبط کے تمام تر بندھن ٹوٹ گئے تو وہ اس کے بازو ہی سے سر ٹکا کر بری طرح رونے لگی۔ ثاقب کا ایمان متزلزل ہونے لگا، وہ ہونٹ بھینچ کر بولا، بتانے کا فائدہ بھی کیا تھا رمنا، جبکہ تم نے مجھ سے قطع تعلق کر ہی لیا ہے۔ وہ لہجے کو مضبوط بنا کر بولا، نہیں ثاقب نہیں، وہ سب کچھ تو میں نے تیش کے عالم میں بک دیا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی، بھلا وہ کس دل سے اسے موت کے منہ میں جاتا دیکھ کر ناراض اور خاموش رہ سکتی تھی؟ تو پلیز پلیز رمنا، اب اس غصے اور نفرت کو دوبارہ پیار میں مت بدلو۔ میں نہیں چاہتا کہ اب کوئی خوشگوار یاد لے کر جاؤں، اب مجھے تمہاری چاہت نہیں نفرت چاہیے۔ ثاقب نے اپنا بازو اس کے ہاتھوں کی گرفت سے چھڑایا، وہ اتنا کٹھور اور سنگ دل ہو رہا تھا۔ تب رمنا نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا، وہ تو بکھری جا رہی تھی۔ فریاض نیازی ان کے تیور دیکھ کر کچھ بات کی تہہ تک پہنچ گیا، وہ چپ نہ رہ سکا اور ایک دم بول اٹھا، نہیں ہاں ثاقب، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تمام عمر جس کی محبت میں سلگتے رہے ہو، اب وہ تمہیں تمہاری منزل کا پتہ بتا رہی ہے تو ٹھکرا رہے ہو، منہ پھیر رہے ہو؟ مجھے تو شازی کے متعلق بہت سمجھا رہے تھے، فراز نے جھک کر کہا۔ تم حقیقت سے واقف نہیں فراز، کل ان کی چاہت بھری باتیں سن کر میں غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ایک بھیانک غلطی کر بیٹھا تھا، لیکن اب مجھے اپنی حیثیت کا پتہ چل گیا ہے اور میرے تمام خواب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ فراز میرے دوست، اب تمہارے ثاقب کی زندگی میں کچھ نہیں بچا ہے۔ وہ مٹھیوں کو سختی سے بھیج کر بولا، اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی تھیں۔ اف گڈو، ایسے تو مت کہو، رمنا کا دل ٹوٹ ہی تو گیا، وہ جو ہمیشہ پیار اور محبت کا دیوتا تھا آج کس قدر شکی القلب ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ثاقب کوئی جواب دیتا، اسے کسی لڑکی نے پکارا تو وہ چونک کر مڑا، پھر شناسا سے وجود کو بے گماں وہاں دیکھ کر آگے بڑھا۔ ارے ٹینا، تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ وہ کچھ حیران ہو کر بولا، کیونکہ اس نے تو اپنی روانگی کے بارے میں اسے بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ جب سے وہ رمنا کی وجہ سے اس سے ناراض ہو کر گئی تھی، ثاقب نے خود اس سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، حالانکہ وہ ماں کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر ٹینا سے شادی کرنے پر نیم رضامند سا ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی تھی بھی تو دوسری امیدوار لڑکیوں سے کافی بہتر۔ پھر ثاقب کو ٹینا کی ماں کی زبانی علم ہوا کہ ٹینا کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ ڈاکٹر ندیم بہت نیک اور ہونہار لڑکا ہے، لیکن ٹینا نے سب کے اصرار کرنے کے باوجود اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ اب بھی یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید ثاقب رضامند ہو جائے اور اس کو اپنا لے۔ ثاقب نے یہ خبر سننے کے بعد ٹینا کو بہت سمجھایا اور اسے ندیم سے شادی کرنے پر مجبور کیا، تو تب سے ٹینا کی ناراضگی میں اضافہ ہو گیا تھا اور اس نے ثاقب کے گھر جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اب بے گمان اسے دیکھا تو ثاقب کو حیرانی ہوئی، ٹینا بھی ارد گرد موجود لوگوں کی پرواہ کیے بغیر روتی رہی۔ خدا جانے وہ تنہائیوں میں ثاقب کے بارے میں کس انداز سے سوچتی رہی ہوگی، جانے دل و دماغ میں اسے کون سا درجہ دے چکی ہوگی، اپنا محبوب یا دیوتا جسے وہ چاہے اور پوجے جا رہی تھی۔ ثاقب نے نرمی سے اسے علیحدہ کیا، پھر اسے کندھوں سے پکڑ کر سامنے کیا تو وہ آنسو پہنچتی ہوئی شکایتی انداز سے بولی، ثاقب ایسی بھی کیا بے رخی کہ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ آپ جا رہے ہیں؟ وہ تو اتفاقاً ندیم نے مجھے گھنٹہ بھر پہلے بتایا تو میں گھبرا کر آپ کے گھر گئی، تب فریدہ آنٹی نے کہا کہ آپ اسٹیشن جا چکے ہیں، میں بدحواس ہو کر وہاں سے سیدھی یہاں بھاگی چلی آ رہی ہوں۔ کیوں ثاقب، آپ نے اتنی خیریت کیوں برتی؟ اور مجھے ڈیڈی نے بتایا ہے کہ آپ نے ہیڈ کوارٹر میں خود لکھا اور ڈھاکہ پوسٹنگ کی درخواست کی ہے۔
वो बगैर रुके बोलती चली जा रही थी, अपनी तरफ से बेगाना सी। सच कहिए साकिब, कहीं इस फरार की वजह रमना तो नहीं है? टीना ने उसे बगौर देखते हुए कहा। उसने भी रमना को नहीं देखा था। हश, पागल हुई हो टीना, कैसी बेतुकी बात की तुमने? वो घबरा कर बोला, लेकिन वो जिद्दी लहजे में बोले गई। मैं सच कह रही हूँ साकिब, मुझे पता है कि आप रमना से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि रमना अपने कजन वकार से मंसूब है और आप उसे हासिल नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ से रमना से दूर भाग रहे हैं। साकिब ने कुछ कहने की कोशिश की तो टीना ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। नहीं साकिब, आप मुझे झुठलाने की कोशिश मत करें। याद है ना, मैं जितनी देर भी आपके साथ रहती थी, आपकी जुबान पर रमना ही का नाम रहता था, उसी का तज़किरा, उसी के नाम की माला जपते रहते थे। फिर आप ही ने एक रोज़ अफसुर्दा होकर बताया था कि वकार रमना का आपसे मेल मिलाप पसंद नहीं करता और उसने सख्ती से रमना को आपके यहाँ आने से रोक दिया है। उस वक्त इन दिनों आप कितने बेचैन और बेकरार थे। वो तो किसी का ख्याल किए बगैर बोले चली जा रही थी। खामोश हो जाओ टीना, कैसी बेसरोपा बातें किए जा रही हो। वो अब की बार कुछ सख्ती से बोला। वो नहीं चाहता था कि टीना ये इंकशाफ रमना और सबके सामने कर दे, हालांकि सभी अब ये राज जानते थे। मेरे नज़दीक ये 100% सच है। ज़रा मेरी तरफ देखते हुए कहिए कि आप रमना से मोहब्बत नहीं करते। टीना ने हटीले अंदाज से बात दोहराई। नहीं, नहीं, हरगिज नहीं। वो दांत भेंचकर बोला तो रमना, जो इस दौरान खामोश तमाशाई की तरह खड़ी थी, उसने निढाल होकर शाजी के कंधे पर सर रख दिया। उफ, तो ये बात इस कदर आगे बढ़ी हुई थी कि ये टीना जैसी गैर लड़की भी चंद दिनों में साकिब की खामोश मोहब्बत का राज जान गई थी। बेखबर रही तो सिर्फ मैं। कहिए ना कि आप रमना से, सिर्फ रमना से शादी करना चाहते थे। टीना तो झाड़ का कांटा बनकर उनके दामन से लिपटी जा रही थी। वो तो जैसे तय किए बैठी थी कि साकिब से इकरार करवा के छोड़ेगी। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। जाने तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों बैठ गई है। ये रमना खुद यहाँ मौजूद है, तुम इनसे इस बात की तस्दीक करवा सकती हो। साकिब की आवाज़ कपकपा गई। उसने आंखें चुराते हुए कहा तो टीना रमना से लिपट गई। रोक लो रमना, प्लीज़ इन्हें रोक लो, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं। टीना ने उसे झंझोड़ा। वो तो गुमसुम खड़ी नीर बहा रही थी। ओफो टीना, बंद करो ये ड्रामा, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मुझे बताओ, क्या दुनिया में मर्द और औरत के दरमियान सिर्फ दो ही रिश्ते रह गए हैं, महबूबा या बीवी? साकिब को रमना के अल्फाज याद आ गए जो एक रात पहले लड़ते हुए उसने कहे थे। क्यों, क्या कोई लड़की दोस्त नहीं हो सकती, मुंह बोली बहन नहीं बन सकती? तो फिर रमना भी मेरी बेहद अजीज दोस्त है। और बस टीना, तुम बेहद अहमक लेकिन प्यारी लड़की हो। मैं तुम्हारी इस अहमकाना बात पर रूठ भी सकता था, लेकिन मैं तुम्हें तुम जैसी जिद्दी बुद्धू दोस्त को भी हाथ से गंवाना नहीं चाहता। अच्छा, ये सच सच बताओ, तुम मुझे पसंद करती हो ना? वो जब से मुस्कुराया और एकदम बात बदल दी। हाँ, मैं आपको बेहद पसंद करती हूँ। टीना भीगी भीगी पलकें मौन कर बोली। और मुझे बेहद अफसोस है कि उस दिन मैं बेकार ही रमना के जिक्र से चिढ़कर आपसे रूठ कर चली गई थी। उसने खुले दिल से इतराफ़ किया तो साकिब उसके सामने झुका। देखो बेबी, दुनिया में हमेशा यही होता आया है कि इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। वो दिलो जान से किसी की परस्तिश करता है, लेकिन जिंदगी की डोर उससे बन जाती है जिसकी शक्ल और वजूद और साए तक से वो नफरत करता है। साकिब न जाने उसे क्या समझाना चाहता था। टीना डियर, ये ज़रूरी तो नहीं कि साकिब जिसे तुम पसंद करती हो वो सिर्फ शादी के बाद ही तुम्हारा हो सकता है। अरे भाई, ज़रा सोचो, इससे बुलंद और पाकीज़ा रिश्ते भी तो दुनिया में मौजूद है ना। देखो टीना, बगौर मेरी बात सुनो। तुम भी अपने वालिदैन की इकलौती और सरफिली औलाद हो, और बदकिस्मती देखो कि मेरा भी कोई भाई या बहन नहीं है। मैं भी लाडला और जिद्दी सा इकलौता लड़का हूँ। देखो, हमारे लिए, हमारी खुशियों के लिए हमारे बूढ़े वालिदैन के दिलों में किस कदर अरमान होंगे। उन्होंने तो सोते जागते हमारे लिए सुनहरी सपने बुने होंगे, जिन्हें बदनसीबी से ना तुम पूरा कर सकती हो ना मैं। तुम तुम मेरी मजबूरी समझो टीना, वो बेबसी से बोला, फिर जैसे ठहर ठहर कर बोला। देखो टीना, बड़े बुजुर्गों के मुंह से यही सुनते आए हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। वो रिश्ता जो हम दोनों में कायम नहीं हो सकता, लेकिन लेकिन एक बहुत ही मुकद्दस, बेहद पाकीज़ा रिश्ता यहाँ अभी इसी ज़मीन पर हम दोनों जोड़ सकते हैं। टीना, टीना, अगर तुम मेरी बहन बन जाओ, सच मानो मेरी दिली आरज़ू पूरी हो जाएगी, और फिर हम दोनों बहन भाई मिलजुल कर दुनिया को, लोगों को पागल बना सकते हैं। फिर तो हमारे दरमियान कोई रुकावट, कोई दीवार नहीं आ सकेगी, ना कोई रकाबत का खौफ, ना किसी झगड़े खून खराबे का इम्कान रहेगा। क्यों, क्या ख्याल है? वो मुस्कुराया तो टीना दंग रह गई। आ आपकी बहन? टीना ने शिकस्त खोरदा अंदाज में दोहराया और निहायत हसरत से उसे टिकटिकी बांधे देखने लगी।
یہ رشتہ وہ کس دل سے تسلیم کرے کہ وہ تو ثاقب سے ملنے کے بعد ہی سے اسے اپنانے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ہاں ٹینا، تمہیں میری ایک بات اور بھی ماننی پڑے گی، تم ڈاکٹر ندیم سے شادی کر لینا، وہ بہت اچھے سلجھے ہوئے انسان ہیں، وہ تمہیں بے حد خوش رکھیں گے۔ دیکھو ٹینا، میرا کیا ہے، میرا تو دل ٹوٹ گیا ہے، میں تو تمہیں کوئی خوشی بھی نہیں دے سکوں گا، وہ گمبھیر انداز سے بولا۔ سبھی انہیں حیرت سے تک رہے تھے۔ سچ کہتا ہوں ٹینا، مجھے ہمیشہ سے حسرت رہی ہے کہ میری کوئی تم جیسی مخلص بہن ہوتی۔ میں تو دل سے دعا مانگ رہا ہوں، کاش کہ جانے سے پہلے میری یہ آرزو پوری ہو جائے۔ اس نے ٹینا کو ہلایا۔ آپ کو بہن کی حسرت تھی ثاقب؟ ٹینا نے اسے دیکھا، پھر جیسے مصمم اور ٹھوس لہجے میں بولی، تو میں آپ کو مایوس نہیں جانے دوں گی، جو خوشی میرے اختیار میں ہے وہ میں آپ پر نشاور کر دوں گی۔ ثاقب، آپ میرے بھائی ہیں۔ وہ ان کے کندھے سے لگ گئی تو ثاقب کا دل بھر آیا۔ اس نے نہایت شفقت سے ٹینا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ شازی اور رمنا تو مسلسل رو رہی تھیں، فراز کی پلکیں بھیگ رہی تھیں۔ اسی وقت پلیٹ فارم پر ایسے جذباتی سین عام دیکھنے میں آ رہے تھے۔ کسی کا بیٹا رخصت ہو رہا تھا تو کسی کا بھائی۔ سبھی جوانوں کے عزیز و اقارب وہاں پر جمع تھے۔ لا حول ولا قوت، یار ثاقب، تمہیں تو پلی پلائی بہن مل گئی ہے۔ بھیا، یہ تو مقام مسرت ہے، پھر تم دونوں خود بھی رو رہے ہو اور مجھے بھی رلا رہے ہو۔ فراز نے اس کا کاندھا ہلا کر کہا تو وہ سنبھل گیا اور بلکتی ہوئی ٹینا کو بہلانا چاہا۔ بھائی، میری ٹینا بہن تو شاید اسی لیے رو رہی ہے کہ اب بھائی اس پر خوب روب جمایا کرے گا، ڈانٹے ڈپٹے گا اور فرمائش کر کے چیزیں پکوایا کرے گا۔ ثاقب نے ہنس کر آنسو پہنچتے ہوئے کہا، خدا آپ کو خیریت سے واپس لائے، پھر آپ کی ڈانٹ ڈپٹ، تمام تر فرمائشیں سر آنکھوں پر۔ دیکھو ٹینا، بہن بنی ہو تو اپنا فرض بھی بخوبی نبھانے کی کوشش کرنا، میرے بعد امی جان کا خاص خیال رکھنا، تم ان کے پاس آتی جاتی رہنا، اور ہاں شازی، آپ بھی میرے والدین کا خیال رکھیے گا، اس نے تاکید کی۔ ثاقب بھیا، آپ کو تو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹینا ہے، میں ہوں، پھر رمنا ہے جس سے امی بہت مانوس ہیں، ہم سب ان کا دل بہلائے رکھیں گے، شازی نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ آپ صرف اپنی اور ٹینا کی حامی بھریں شازی، رمنا کی تو بہت جلد شادی ہو جائے گی، اور وقار انہیں میرے گھر جانے کی بالکل اجازت نہیں دیں گے، وہ تو میرے نام تک سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ رمنا نے بڑے در سے اسے دیکھا، وہ فل یونیفارم میں کس قدر اچھا لگ رہا تھا، باروب اور ہمیشہ کی طرح شاندار، اس کا ثاقب، اس کا اپنا گڈو، لیکن آج وہ اتنا کٹھور ہو رہا تھا کہ دل کے بیچ فاصلے بڑھائے چلا جا رہا تھا۔ وہ تمہارے دکھ کے کچھ بول ہی نہ سکی اور ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ہاں ٹینا، میری ایک بات مانو، اب تم یہاں سے جاؤ، مجھے یقین ہے کہ مجھے رخصت کرنے کی تم میں سکت نہیں ہے، مجھے جاتے دیکھ تم ضبط نہیں کر سکو گی، اور پھر میرا دل تو ویسے ہی بہت کمزور ہو گیا ہے، میں تم لوگوں کو روتے نہیں دیکھ سکوں گا۔ شازی، آپ لوگ بھی اب اسٹیشن سے چلی جائیں تو اچھا ہے، ثاقب نے زبردستی ہنس کر کہا۔ نہیں نہیں ثاقب بھیا، ہم ابھی نہیں جائیں گے، پتہ نہیں پھر کبھی یہ چہرے ہمیں دیکھنے نصیب ہوں بھی یا نہیں۔ ٹینا نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور بری طرح سسکنے لگی۔ رمنا اور شازی بھی جھرجھر نیر بہا رہی تھیں۔ او ہو ٹینا، یہ بزدلی اچھی نہیں ہے، بھائی تم ایک جری فوجی کی بیٹی اور مجھ جیسے دلیر فوجی جوان کی بہن ہو، پھر ڈاکٹر ندیم کی ہونے والی بیوی، تمہیں تو بہت ہی بہادر ہونا چاہیے۔ آؤ اب میں تمہیں تمہاری کار تک چھوڑاؤں، اب تمہیں میری قسم ہے ٹینا کہ تم رو گی نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ سیدھی میری امی کے پاس جاؤ اور انہیں اپنے اور میرے رشتے سے آگاہ کرو، انہیں تسلی تشفی دو، اور تم مجھ سے پکا وعدہ کرو کہ تم وہاں مجھے خط لکھتی رہو گی اور ندیم سے شادی ضرور کرو گی۔ ثاقب اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے وعدہ لیتا رہا، سمجھاتا بجھاتا رہا، پھر اسے لے کر چلا گیا۔ یہ ٹینا تو بہت اچھی لڑکی نکلی، اگر یہ ثاقب اس سے شادی کر لیتا تو ٹھیک رہتا۔ خواہ مخواہ ہی اسے بہن بنا لیا ہے، فراز نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا تو شازی چونک گئی۔ آنکھوں پر ٹینا اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ کر بولی تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں رمنا، تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ تمہاری ثاقب سے لڑائی ہوئی ہے۔ شازی نے بدحواس اور نڈھال سی کھڑی رمنا کو ہلایا۔ پلیز ابھی مجھ سے کچھ مت پوچھو۔ ہائے شازی، میں نے ثاقب کے بارے میں بہت زیادتی کی ہے۔ وہ پچھتاتے ہوئے ہاتھ ملنے لگی، آنسو تو پہلے ہی رخسار بھگو رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ثاقب ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں کو اب یہاں سے کھسک جانا چاہیے، ویسے بھی اب وصل تو ہو گئی ہے، ٹرین چلنے ہی والی ہے۔ فراز نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، دراصل وہ بھی اداس ہونے لگا تھا۔ نہیں، ہم آپ کو رخصت کر کے جائیں گے، رمنا نے جلدی سے چہرہ ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ ثاقب بھی ٹینا کو چھوڑ کر افسردہ سا واپس آ گیا تھا۔ چلو یار ثاقب، وصل ہو گئی ہے، اب ذرا جلدی ان سے مل لیا جائے۔ فراز نے ثاقب کو بھی اشارہ کیا کہ وہ رمنا سے مل لے۔ رمنا نے بھی ایک دم ثاقب کی طرف یاس زدہ نظروں سے دیکھا تو ثاقب نے ضبط کی شدت سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ خدا حافظ رمنا، تم
तुम अपना ख्याल रखना, उसने आहिस्ता से कहा और जाने के लिए मुड़ा। खुदारा, ठहर जाओ गुड्डू, रमना की चीख निकल गई। उसने दौड़कर साकिब का बाजू जकड़ लिया। उसका सरापा तो जलजलों की जद में था। साकिब, यूं तो रूठ कर मत जाओ, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, मुझे कोसो, लड़ो, दिल पर बड़ा बोझ हल्का कर लो साकिब, पर यूं नाराज होकर मत जाओ। वो मिन्नतें करने लगी। वो होंठ दांतों तले दबाए खड़ा था। रमना, तुम्हारे पर्स में कोई साफ रुमाल तो होगा, मैं साकिब को भी ईमान जामिन बांधना चाहती हूँ। रहने दीजिए शाजी, मुझे इमाम जामिन की जरूरत नहीं है। आपने फराज को जो इमाम जामिन बांध कर अमामों की हिफाजत में दिया है, उसके करीब रहने की बदौलत उसका साया मुझ पर पड़ता रहेगा, और एक जामिन ही की बरकत से मैं भी बचा रहूंगा। वैसे भी फराज वापस आएंगे आपके लिए। हम जिए या मरें, हमारा यहाँ कौन है चाहने वाला, कौन इंतजार करेगा या हमारी जुदाई में रोएगा। साकिब हंसा। देखो साकिब, तुमने टीना के सामने भी यही बात की थी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है और तुम मुझे नहीं चाहते, और मैं दिल पर पत्थर रखे चुपचाप सुनती रही। लेकिन अब मैं तुम्हारी फजूल बकवास बिल्कुल नहीं सुनूंगी। क्या मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? क्या मैं तुम्हारी जुदाई में नहीं रहूंगी? क्या मैं तुम्हारी मुंतजिर नहीं रहूंगी? वो चीख उठी। नहीं रमना, अब मैं खुद को फरेब नहीं देना चाहता। तुम सिर्फ वकार से मोहब्बत करती हो और उसी के लिए जिंदा हो। वो मुंह फेर कर बोला। साकिब, तुम इतनी दूर जा रहे हो, खुदारा नाराज होकर मत जाओ, अब रमना से दोस्ती कर लो। शाजी ने सिफारिश की तो वो जो मुंह फेर कर जा रहा था रुक गया। शाजी, ये लो और इन्हें इमाम जामिन बांध दो। रमना ने अपने सुर्ख दुपट्टे में से कपड़ा फाड़ कर दिया तो शाजी ने रुपए बांधने के बाद दुआ मांगते हुए साकिब के बाजू पर इमाम जामिन बांध दिया। थैंक यू भाभी जान, और आप फराज की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। अव्वल तो मैं कोशिश करूंगा कि इनका ट्रांसफर वापस यहीं हो जाए, वरना हत्तुल इम्कान इनके साथ साय की तरह रहूंगा। हाँ, दूसरी बात ये कि अगर मैं शहीद हो गया तो वसीयत कर जाऊंगा कि ये अमाम जामिन और ये अंगूठी मिसिस फराज न्याजी को भिजवा दी जाए, और घड़ी जो है ये रमना को वापस कर दी जाए कि उन्होंने मेरी प्रमोशन पर मुझे ये कीमती तोहफा दिया था। और ये अंगूठी आप रख लीजिएगा कि जब कभी आपके यहाँ बेटा पैदा होगा तो उसको बड़ा होने पर अंकल साकिब का ये तोहफा दीजिएगा। ये बड़ी बाबरकत और हमारी खानदानी अंगूठी है। इस पर इसमें आजम खुदा हुआ है। साकिब ने खुद को बेशाय जाहिर करते हुए कहा, हालांकि रमना के आंसू उसको बेसुकून कर रहे थे। शाजी ने उसको वसीयत करते सुना तो डांट दिया। शाजी, तुम मुझे बाकायदगी से खत लिखती रहना और अपनी नई तस्वीर भी जल्द भेजना। फराज ने हदायत दी। आओ यार न्याजी, अब तो ट्रेन चलने लगी है। साकिब ने पुकारा तो वो शाजी को पहलू से जुदा करके बढ़ा। अच्छा रमना, खुदा हाफिज। फराज ने उसको बड़े भाइयों के से अंदाज में पहलू से लगाकर सर पर हाथ फेरा और वो बेख्तियार रो दी। न्याजी उसके दर्द को समझ गया, उसकी महरूमी पर रंजीदा हो गया और कहा, क्यों भाई साकिब, क्या तुम रमना से नहीं मिलोगे? गुड्डू, रमना ने भी बेकरार होकर उसे आवाज दी। लहजे में कुछ ऐसा दर्द रचा था कि वो ठटक कर रुक गया। इस तरह मत जाओ गुड्डू, इस तरह रूठ कर मत जाओ। खुदा की कसम, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी। वो फूट फूट कर रो दी थी। साकिब के ढाका जाने के चंद दिनों बाद ही अकबर की छुट्टी भी खत्म हो गई तो वो भी चला गया। राबिया बहुत घबराई घबराई और परेशान सी थी। यही हालत रमना की भी थी, जिसे किसी करवट भी चैनो करार नसीब ना था। वो बुरी तरह पछतावे की आग में जल रही थी। दिमाग था कि सोचों की अमाचगा बना हुआ था। काश काश मैंने साकिब के साथ ज्यादती ना की होती। ये सोचते ही वो बेचैन रूह की तरह भटकने लगती। शाजी अक्सर उसके पास आ जाती थी, फिर वो सब मिलकर बातें करती, दिल पर बड़ा बोझ बांटने की कोशिश करती। वक्त था कि इंतहाई सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था, बोझल और घुटा घुटा सा रेंगता हुआ। यूं आंसू इंतजार के 4 माह गुजर गए। राबी, राबी, ये ले ढाका से अकबर भाई का मोहब्बतनामा आया है। अयाज खुश खुश सा कमरे में दाखिल हुआ। आहा, यहाँ तो शादी साहिबा भी मौजूद हैं। कहिए जी, मिजाज कैसे हैं? वो झुककर उसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगा। राबी ने बेसब्री से लिफाफा झपटा और जल्दी जल्दी खोलने लगी। जनाब अयाज साहब, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, आप सुनाएं, डॉक्टर कब बन रहे हैं? शादी ने हंसकर पूछा। इंशाल्लाह 3 महीने के बाद हाउस जॉब मुकम्मल हो जाएगा, फिर मेरा इरादा भी आर्मी ज्वाइन करने का है। हाँ, डॉक्टर बनते ही सबसे पहले आपका ऑपरेशन करूंगा। अयाज मुस्कुराया। वाह भाई वाह, ये तो खूब रही। मैं भला किस चीज़ का ऑपरेशन करवाऊंगी? वैसे क्या तुमने मुझे कुर्बानी का बकरा समझा है? शाजी ने आंखें दिखाई। चलिए चलिए, आपको माफ़ किया, लेकिन रमना के दिमाग का ऑपरेशन ज़रूर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके ऊपर वाले हिस्से में खासी गड़बड़ है। वो गुसल खाने में से नहाकर निकलती हुई रमना को कनखियों से देखकर जानबूझकर बोला तो वो सर से तौलिया उतारती हुई रुक गई। सबसे पहले तो तुम अपने दिमाग का मुआयना कराओ, मालूम होता है तुम्हारे स्क्रू ढीले हो गए हैं।
रमना ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया तो वो अदाकारी करता हुआ यूं मुड़ा जैसे अब रमना की मौजूदगी का एहसास हुआ हो। अरे, आप भी यहाँ मौजूद हैं? खूब, तो नहा कर आई हैं पानी मैला और गदला। मैं भी बाहर से आते हुए सोच रहा था कि आज नालियाँ इस कदर गंद से क्यों भरी हैं। अब पता चला है कि आप अपने बदन से सेरों मेल उतार कर आ रही हैं। आज तो बेचारे भंगियों को सफाई करते हुए मुश्किल पेश आएगी। वो रमना को छेड़ने लगा। जी, मैं तो दिन में 2 बार नहाती हूँ, लेकिन तुम महीने में मुश्किल 1 बार नहाते हो। आए बड़े सफाई पसंद। कल जब जुराबें उतार रहे थे तो दूसरे ब्लॉक में बदबू पहुंच रही थी और पाँव से मैल की सवैयां उतार रहे थे बैठे हुए। वो चिढ़कर बोली, अच्छा बाबा, नाराज क्यों होती हो? सिर्फ ये बता दो कि तुम दो दो तीन तीन घंटे तक गुसल खाने में बंद क्यों रहती हो? अयाज मासूमियत से बोला, मैं शावर के नीचे खड़ी घंटों भीगती रहती हूँ। सच, इस कदर सुख और सुकून का एहसास होता है कि कुछ देर के लिए सारी दुनिया को भूल जाती हूँ। रमना बालों में ब्रश करती हुई बोली, जी हाँ, ये बड़े फिलोसफर, मुफक्कर, अदीब और साइंसदानों ने अपने फन की इब्तदा गुसल खाने से ही की थी। क्या आप भी कोई नया धमाका करने वाली हैं? वैसे रानी, कुछ इधर उधर की भी खबर रखो। अगर इसी तरह लापरवाही से टब में आंखें बंद किए पड़ी रही तो डूब जाओगी। बेड़ा गर्क ही हो जाएगा तुम्हारा। वो कुछ संजीदगी से बोला, जाने उसका मकसद क्या था। उनकी नोक झोंक हो रही थी और राबिया खत पढ़ने में मसरूफ थी। राबी, क्या लिखा है अकबर भाई ने? शाजी ने पूछा। यही कि मशरकी पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लिखा है कि मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, लेकिन वो मुस्तरद कर दी गई है। वैसे फराज और साकिब ठीक ठाक हैं और सबको सलाम कह रहे हैं। राबिया कुछ मुतफक्र सी हो गई थी। अयाज उनकी उदासी भांप कर माहौल को जरा हल्का फुल्का करना चाहता था। शाजी, ये अकबर भाई तो रोजाना ही राबी को खत लिखते हैं और राबी भी रोजाना जवाब देती हैं। जब इन दो संजीदा लोगों की मोहब्बत का ये आलम है तो अपने फराज भाई तो आपको यकीनन रोजाना 2 खत जरूर लिखते होंगे। अयाज शरारत से बोला तो शादी झट बोली, ए लो, कोई भी नहीं। वह मुश्किल हफ्ते में 1 आध खत आता है। उन्हें गए 4 महीने हो गए हैं और सब मिलाकर कोई 9 या 10 खत मुझे फराज ने लिखे होंगे। फिर मैं भी तो खत लिखने के मामले में खासी सुस्त हूँ। हाँ, फराज अम्मी अब्बा को बाकायदगी से खत लिखते रहते हैं। शादी ने हंसकर कहा। अकबर के मुतल्लिक भी अयाज ने झूठ बोला है। वो भी महीने में मामुश्किल 3 या 4 खत लिखते हैं। राबी ने कहा। अकबर भी खत लिखते रहते हैं। फराज भाई का भी खत आ जाता है। एक नहीं लिखा तो जिद्दी साकिब ने किसी को एक हर्फ भी खैरियत का लिखकर नहीं भेजा। अंकल शफीक और आंटी फरीदा इस कदर परेशान हैं बेचारे। देखो ना शादी, ये तो बड़ी ज्यादती है। भाई, अगर तुम दोस्तों को नहीं लिखते तो ना सही, कम अज कम अपने वालदैन को तो अपनी खैरियत से मतला कर दो। अयाज ने कहा। हाँ, फराज भी साकिब के लिए बहुत परेशान से हैं। उन्होंने लिखा है कि साकिब तो बिल्कुल बदल कर रह गया है। हर वक्त गुमसुम और परेशान रहता है, कभी भी तफरीह में हिस्सा नहीं लेता, बस सबसे अलग थलग रहता है। और फराज ने लिखा है कि शाजी, तुम इस सिलसिले में ज़रूर कुछ करो और अपनी लाडली दोस्त रमना को समझाओ। शाजी ने ठंडी सांस लेकर कहा। अब आप ही बताएं राबी, मैं भला इस कुन जहन को क्या समझाऊं। हकीकत तो ये है कि इंसान किसी गधे को भी समझा सकता है, लेकिन ये लड़की जिसका नाम रमना है, मालूम नहीं इसके दिमाग में क्या भरा है। शायद भूसा है। शादी ने झिंझला कर कहा तो रमना भी अफसुर्दा हो गई। शाजी, मैंने भी तो साकिब को इतने खत लिखे थे, लेकिन उसने किसी एक का भी जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। आखिर थक कर, मायूस होकर मैंने लिखना ही छोड़ दिया है। रमना ने रंजूर होकर कहा तो अयाज सुलग उठा। अरे, अच्छा ही हुआ जो उसने तुम्हें जवाब नहीं दिया है। ख्वामखा उसे मजीद अपना दिल जलाने की भला क्या जरूरत है। ना हासिल ना वसूल। वो कंधे झटक कर बोला। तभी उसकी नजर सुमेरा पर पड़ी जो दरवाजे में से अंदर दाखिल हो रही थी। वो खिल उठा। आइए आइए मोहतरमा सुमेरा, एमए इंग्लिश। भाई, लोगों ने तो जब से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है वो तो बहुत मगरूर हो गए हैं। सीधे मुंह बात ही नहीं करते हम गरीबों से, हमें नजरअंदाज करने लगे हैं। अयाज ने उसे जानबूझकर छेड़ा तो वो भभक उठी और तेवरी चढ़ाकर जवाब दिया। ये आप मुझे इल्जाम क्यों दे रहे हैं? आप अपनी बात करें। जब से डॉक्टर बन गए हैं घर में नजर ही नहीं आते। वो राबी के पास धप से बैठ गई। गुस्सा उसके मलीह चेहरे से हवीदा था। भाई, हम अस्पताल में अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, कोई सैरो तफरीह अयाशियां तो नहीं करते फिरते। अयाज ने हंसकर कहा। ओह जी हाँ, सुमेरा ने तन से भवें चढ़ाते हुए कहा। इस रोज मैक्रो शॉपिंग सेंटर में डॉक्टर फरज साहिबा के साथ उसके शॉपिंग बैग उठाए आप ड्यूटी ही तो निभा रहे थे ना। वो गुस्से से बोली तो वो उछल पड़ा जैसे भांडा फूट गया हो। हैं, मैक्रो शॉपिंग सेंटर? वो सर खुजाने लगा। सुमेरा बेगम, तुम ये जेम्स बॉन्ड कब से बन गई हो? वो खुशियाना होकर बोला। वाह, भला मुझे क्या जरूरत है जासूसी करने की। मेरी बला से आप जिसके साथ दिल चाहे घूमते फिरें।
सुमेरा का मूड सख्त खराब था और अब वो अयाज की ढिठाई पर रुहासी हो रही थी। वो था कि उसे सुलझाए चला जा रहा था। अच्छा चलो, अब तुम पर यह राज अफशा हो ही चुका है तो तुमने जासूसी कर ही ली है, तो छुपाने से क्या फायदा। वाकई डॉक्टर फरहत बहुत अच्छी, बहुत ही स्वीट हैं। अयाज ने छेड़ा तो वो सुलग कर बोली, डॉक्टर साहब, मैंने एक बार कह जो दिया है कि जासूसी करने की मेरी जूती को भी जरूरत नहीं है। वो तो इत्तफाकन साकिब की अम्मी और टीना के साथ मैं बाजार गई हुई थी। उन्होंने साकिब के स्वेटर के लिए ऊन खरीदनी थी। वहां आप पर इत्तफाक से नजर पड़ गई और फरहत के साथ आपको घूमते देख लिया। वो गुस्से से बोली, अच्छा अच्छा, सफाई पेश मत करो। वैसे ये तो बताओ, तुम्हें डॉक्टर फरहत कैसी लगी। वो झुककर संजीदगी से पूछने लगा। भला मुझे क्या जरूरत है सफाई पेश करने की या आपकी फरहत के बारे में अपनी राय का इजहार करने की। सुमेरा की कुफ्ते बर्दाश्त जवाब दे गई तो वो तिल मिलाकर खड़ी हो गई। आंखों में आंसू आ गए थे। कितने दिनों से वो ये बोझ दिल पर उठाए अफसुर्दा और चुपचाप से फिर रही थी। अयाज से पूछने का मौका ही नहीं मिलता था कि वो मसरूफ रहता था और अस्पताल में होता था। आज मौका मिला तो वो रह ना सकी और पूछ बैठी। उसे तो अयाज के दोगलेपन पर शदीद गुस्सा आ रहा था जो उसकी मोहब्बत का दम भी भरता था, और उधर डॉक्टर फरहत को भी दामे उल्फत में फंसाया हुआ था। राबिया सुमेरा की दगरगुम होती हालत पर चुप ना रह सकी और भाई को सरजनिश करने लगी। वो डॉक्टर फरहत को जानती थी। ओफो अयाज, ये क्या बेहूदगी है। बंद करो ये फजूल ड्रामा। ख्वामखा सुमेरा को हलकान कर रहे हो। राबिया ने रोती हुई सुमेरा का हाथ पकड़ लिया जो अब बेकाबू होकर हिचकियां ले रही थी। उसे अयाज से ऐसी हरकत की उम्मीद ना थी। इधर अयाज भी उसे यूं बिलकता देखकर घबरा गया और झट हकीकत उगलने पर तुल गया। अरे अरे सुमेरा, खुदा की कसम मैं तो मजाक कर रहा था। भाई डॉक्टर फरहत तो खैर से शादीशुदा हैं और उनके शोहर डॉक्टर वहाब मेरे गहरे दोस्त और मुशफिक उस्ताद भी हैं। मेरी डॉक्टर फरहत से बेतकल्लुफी है, लेकिन मैं उन्हें कभी भाभी कभी बाजी कहकर पुकारता हूँ। तो हुआ ये कि उस दिन बाजी फरहत ने अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदनी थी। उनके शोहर वहां मीटिंग अटेंड करने गए हुए थे, इसीलिए वो मेरे साथ शॉपिंग करने चली गई थी। अयाज ने सफाई पेश की। अयाज, ये तुम कब से वकार जैसी घटिया बातें करने लगे हो। ख्वामखा बेचारी सुमेरा को रुलाया तुमने। न जाने कब से वो दिल पर बोझ उठाई फिर रही थी। रमना ने उसे घूरा। भाई अब ये सुमेरा मुझ पर एतबार ना करते हुए ख्वामखा शको शुबे में मुब्तला हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे एक बात का जरूर पता चल गया है कि ये मुझे अपनी मलकियत समझती है। तभी तो किसी गैर लड़की के साथ देखकर आग बगोला हो रही थी। वो शरीर अंदाज से हंसा तो सुमेरा झीम कर रह गई। ख्वामखा की खुशफहमी में मुब्तला हो रहे हैं जनाब। सुमेरा खसियानी होने लगी। सभी हंस रहे थे उसकी हालत पर। अच्छा तो क्या मैंने झूठ बोला है। क्या तुम मुझे अपनी मलकियत, अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझती। उफ तौबा, चंद मिनट पहले कितनी गर्मी खा रही थी। अयाज हंसता हुआ सुमेरा के सामने झुका और उसकी आंखों में झांक कर देखा। सुमेरा, तुम यहाँ बैठी हो और वहाँ अम्मी तुम्हें कब से बुला रही हैं। दरवाजे की तरफ से वकार की करख्त आवाज सुनी तो सबने उसकी सिम देखा। अयाज ने भी झुके झुके गर्दन मोड़कर देखा। वकार उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अयाज सीधा खड़ा होकर सुमेरा से दूर हट गया और पतलून की जेब में हाथ डालकर उसे लापरवाही से देखने लगा। भला क्यों डरता वो कोई चोरी तो नहीं कर रहा था, उसने सोचा। वकार न जाने कब से वहां खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। हैं, क्या कहा विक्की भैया, क्या अम्मी मुझे बुला रही हैं। सुमेरा ने हैरान होकर पूछा। लेकिन लेकिन विकी भैया, अम्मी तो राशिदा फूफो और चची जान के साथ सेठ अजमल के बेटे की शादी पर गई हुई हैं। वकार अपने झूठ पर कुछ झेम सा गया। साफ जाहिर था कि वकार सुमेरा को अयाज के पास बैठने का मौका नहीं देना चाहता था। फिर भी वो डिटाई से बोला, चलो तुम उठो यहाँ से। मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे चाय बना कर दो। वो गुस्से से बोला। तौबा वकार, बहाने क्यों बना रहे हो। सीधी तरह कहो कि तुम सुमेरा का हमारे पास बैठना पसंद नहीं करते। रमना सच्ची बात कहने से बाज ना आई तो वकार उससे उलझने लगा। देखो रमना, मैं तुमसे नहीं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। तुम्हें दखल देने की कतई जरूरत नहीं है। वकार तल्खी से बोला तो अयाज का मूड ऑफ होने लगा। वो भी वकार के तेवर पहचान रहा था। बहुत बेहतर जनाब वकार साहब, आइंदा दखल नहीं दूंगी। लेकिन तुम बैठो तो सही। रमना ने हस्बे आदत उसकी कड़वी बातों को बखुशी हलक से नीचे उतारते हुए कहा और उसका बाजू पकड़कर अंदर खींचा। क्या बात है वकार, तुम बहुत मसरूफ रहने लगे हो। घर में तो नजर ही नहीं आते। राबिया ने पूछा तो वकार खासी बदतमीजी से बोला। राबी, मैं मसरूफ सही, फिर भी आप लोगों से ज्यादा मसरूफ नहीं हूँ। आपको तो अकबर साहब के खत पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती और मोहतरमा रमना को साकिब की यादों और ख्यालों से बाहर निकलने की राह सुझाई नहीं देती। वो तन से बोला और बेरुखी से रमना का हाथ झटक दिया तो रमना ने एहतजाज किया।
खैर विक्की, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब तो मैं काफी हद तक संभल गई हूँ। वो तो शुरू शुरू में जब साकिब गया था ना, मेरी हालत बुरी हो गई थी और मैं एहसास नदामत से बिल्कुल गुमसुम और परेशान रहने लगी थी। रमना सादगी से बोली तो वकार ने बात काटी और कहा, और हर वक्त कमरे में बंद होकर कैप्टन साकिब और गुड्डू की भूंडी बेसुरी आवाज में गाए हुए गानों की कैसेट सुनती रहती थी। वो जलकर बोला। उसे तो वाकई साकिब के जाने की खुशी हुई थी। रमना ने जब उसे साकिब की ढाका रवानगी के बारे में बताया था तो वो मुस्कुराकर बोला था, खस कम जहां पाक। खैर विकी, ये तो अब तुम जलकर कह रहे हो कि साकिब की आवाज बेसुरी और भोंडी है, वरना दिल ही दिल में तो तुम भी उसकी मुद्दर सुरीली आवाज को सराहते होगे। रमना ने बुरा मानते हुए कहा तो वो सुलग उठा। अरे मुझे क्या जरूरत है जलने की, मैं तो लानत भेजता हूँ तुम्हारे साकिब पर। वकार तिल मिलाकर बोला। विकी, तुम क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? इधर आओ, बैठो, कोई और बात करो। ये बताओ तुम्हारे इम्तिहान कब हो रहे हैं? राबिया ने उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। रमना और उसकी बहस खत्म करवाने की कोशिश की क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बदमजगी बढ़े। राबी, अभी तो इम्तिहान होने में 3-4 महीने पड़े हैं। मैं तो वैसे भी बोर हो गया हूँ। मैं सोच रहा था कि अम्मी से कहूँ वो या तो मुझे कोई कारोबार करवा दें या जमींदारी संभालने दें, क्योंकि मैं मुकाबले मुकाबले का इम्तिहान नहीं देना चाहता। वो उकताए हुए लहजे में बोला तो सब हैरान रह गए। हैं, ये तुम क्या कह रहे हो विक्की? तुम जानते हो कि डैडी की कितनी ख्वाहिश है कि तुम मुकाबले का इम्तिहान दो। रमना ने शशदर होकर कहा तो वो मुंह बनाकर बोला, अगर चचा जान को इतना ही शौक है कि कोई CSS अफसर इनके खानदान में हो तो तुम इम्तिहान दे दो ना। वो तंजिया अंदाज से बोला। वो बहुत उखड़ा उखड़ा लग रहा था। बहुत खूब, अगर इम्तिहान देने का कोई इरादा नहीं है तो फिर तुम दिन भर रहते कहाँ हो? आधी आधी रात को वापसी होती है। आखिर किन चक्रों में पड़े हो? रमना ने गुस्से से कहा। मैं जिन चक्रों में भी रहूं, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? वकार ने हकारत भरे अंदाज में कहा। अरे भाई, ये कौन किन चक्रों में पड़ा हुआ है? अरशद साहब, हामदा बेगम जो भी शादी में शरीक होने गए थे अंदर आ गए तो सब उनकी ताजीम के तौर पर खड़े हो गए। डैडी, कुछ सुना आपने? वकार साहब मुकाबले का इम्तिहान नहीं देना चाहते, कोई कारोबार या जमींदारी करना चाहते हैं। रमना ने उनको देखते ही चुगली लगाई। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ विक्की बेटे? अरशद साहब संजीदा हो गए और बेयकीनी से उसे देखा। जी जी, वो तो मैं यूं ही मजाक कर रहा था। वकार मुश्किल बोला और रमना को कहर आलूद नजरों से घूरा, जिसने उसे अजीब सिचुएशन से दो चार कर दिया था। ख्वाह चचा के सामने जवाबदेह होना पड़ रहा था। अच्छा अच्छा, तो तुम मजाक कर रहे थे? भाई मैं तो सुनते ही परेशान हो गया था। ये बताओ विक्की की तैयारी कैसी हो रही है? वो झट मुतमईन हो गए। सीधे साधे इंसान तो थे वो। जी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, काफी कोर्स मुकम्मल हो गया है, मैं बस अब पढ़ने के लिए ही जा रहा था। वो जबरदस्ती मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। वो झूठ बोलकर जान छुड़ाकर वहां से भागना चाहता था और फिर वो बहाना बनाकर वहां से खिसक ही लिया। राशदा, हामदा बेगम, राबिया, रमना शादी वगैरह को शादी के किस्से सुनाने बैठ गईं। राबी बेटी, वहाँ सेठ अजमल के यहाँ शादी में राहत भाभी, फ्याज और उसकी दुल्हन भी आई हुई थी। भाभी राहत और फ्याज ने तो इंतहाई रूठेपन का मुजाहरा करते हुए हमें यूं नजरअंदाज किया जैसे कोई ताल्लुक, कोई रिश्तेदारी ही ना हो, जबकि फरहत बार बार हमारी तरफ देख रही थी। फिर उसने कुछ राहत भाभी से पूछा तो उन्होंने तेवरी चढ़ाकर नागवार अंदाज में जवाब दिया। बस फिर फरहत ने भी बड़े गुस्से से उन्हें देखा, कुछ कहा, फिर वो उठी और सीधे हमारे पास आ गई। निहायत अदब से झुककर हमसे मिली, कहने लगी, मैं किस कदर बदनसीब हूँ कि अपने ससुराली अजीज़ों से बावजूद चाहने के मिल नहीं सकती। खुदा शाहिद है कि मेरा इतना दिल चाहता है कि आप लोगों से मेल जोल रखूं, लेकिन मेरी सास और शोहर मुझे रोकते मना करते हैं। अब भी मैं जिद करके आप सबसे मिलने आई हूँ। अम्मा तो नाराज़ हो रही थी। तब राहता बाजी ने कहा, फरहत बेटी, तुम्हें सास की बात मान लेनी चाहिए थी। अब खामखा बदमजगी होगी, राहत भाभी तुमसे खफा होंगी। तो फरहत बड़ी दलेरी से बोली, फूफो जान, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। देखिए, मैं अम्मा की सही बात को तो फ़ौरन मान लूँगी, लेकिन नाजायज़ बात तो मुझसे मेरे वालिदैन भी नहीं मनवा सकते। हाय, मुझे बहुत सदमा है कि जब अकबर भाई ढाका जाने से पहले बहन राबिया के साथ अम्मा और फ्याज से मिलने हमारे घर आए थे तो अम्मा और फ्याज ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और बेइज्जती करके बाहर से ही वापस भेज दिया। मैं उस वक्त डॉक्टर के पास गई हुई थी। अगर घर पर होती तो किसी की हिम्मत थी जो यूं भाई अकबर और राबिया से ऐसा सलूक करते। मैं तो देवर और देवरानी से ज़रूर मिलती, सर आंखों पर बिठाती। बाद में जब मैं घर आई और मुझे इल्म हुआ तो सबको खूब लताड़ा था। फरहत ने बताया। हामदा बेगम इन्हें रिपोर्ट देती हुई बोली। हाँ, फिर फरहत बेचारी बहुत देर तक हमारे पास बैठी बातें करती रही। तुम सबका पूछ रही थी। कहने लगी, फूफा जान, आप सबको लेकर मेरे घर ज़रूर आइएगा। इतनी मिन्नतें कर रही थी। तब मैंने कहा, ना बेटी, खामखा झगड़ा बढ़ेगा, फिर लोग कहेंगे कि हम फ्याज के घर बर्बाद कर रहे हैं। अगर तुम्हारे घर आए तो बहुत फसाद होगा।
तो वह कहने लगी, वो घर जहाँ हम रहते हैं हमारे वालिदैन का है। जब फयाज मुझे अपनी कमाई से घर तामीर करा देंगे तो फिर उन्हें हक होगा कि वो कोई रोक टोक या एतराज़ करें। ए हामदा भी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। ईमान से भाभी राहत हमें कहर आलूद नज़रों से देख रही थी। मैं तो इस कदर बदहवास हो रही थी कि मेरे तो फयाज की दुल्हन की बातें भी वह मुश्किल पल्ले पड़ रही थी। राहदा बेगम ने कहा, हाँ हाँ, वो शौकत जंग की बेटी फरहत, वो तो मुझसे भी मिली थी। बहुत शिकवा कर रही थी कि आप तो अब्बू जान के गहरे दोस्त थे, आपने भी हमसे मिलना मिलाना छोड़ दिया है। वैसे वो अच्छी लड़की है। अरशद साहब ने सर हिलाया। अरे वही तो है फयाज की दुल्हन। हाँ, लड़की तो बेशक अच्छी है और साथ ही साफ और तन मिजाज भी है। खुदा खैर ही करे कि राहत भाभी की आदत है बेजा रोब डालने और एतराज़ करने की। मुझे तो उनका गुजारा मुश्किल ही नजर आता है। रायता फूफो ने कहा, ओह अच्छा, तो वो थी फयाज की दुल्हन। खैर खैर, फिर तो बराबर की टक्कर हो गई है। अपने शौकत मियाँ का खानदान भी अपने गुस्से और जलाल की वजह से बहुत शोहरत याफ्ता है। ये लोग बहुत जल्द भाभी और फयाज मियाँ को राम कर लेंगे, फिक्र मत करें। अरशद साहब ने हंसकर कहा। रमना बीबी, वो जी शादी बीबी बाहर अपनी कार में बैठी हैं, कह रही हैं कि आप राबी और सुमेरा बीबी जल्दी से आ जाएं, ज़रा बाजार तक चलना है। फजलू ने आकर बताया। वो सब तो उसके इंतज़ार में पहले से तैयार बैठी थी। उठ खड़ी हुई। शादी ने उन्हें सुबह फ़ोन पर अपने प्रोग्राम के बारे में बताया था। डैडी मामा, हम लोग शादी के साथ जा रहे हैं, रमना ने बताया। फिर वो राबी और सुमेरा बाहर चली गई। शादी कार में मुंतजिर बैठी थी और टेप चलाकर गुनगुना रही थी। वो उन्हें देखकर खुशदिली से मुस्कुराई और हाथ मिलाया। हेलो शादी, आज मूड तो बहुत खुशगवार लग रहा है तुम्हारा। क्या बात है, क्या फराज भाई वापस आ रहे हैं? रमना ने फ्रंट सीट पर उसके बराबर बैठते हुए छेड़ा। राबिया और सुमेरा पिछली सीट पर बैठ गईं। अरे अरे, मेरी रमना तो नजूमी हो गई है। वो हंस दी। वैसे खबर ही ऐसी है कि तुम्हें ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि फराज की पोस्टिंग फौरी तौर पर लाहौर कर दी गई है। अभी चंद घंटे पहले मुझे इतला मिली है। वो बेहद खुश नजर आ रही थी। फराज परसों तक आकर चार्ज संभाल लेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों की ज़बरदस्त दावत कर दी जाए। वो रमना को देख कर बोली। अरे वाकई, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, राबिया ने खुश होकर कहा। हाँ, खबर तो वाकई अच्छी है। अब खुदा करे कि अकबर और साकिब भाई भी किसी तरह यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में आ जाएं, तब ज़्यादा खुशी होगी। अल्लाह उन्हें अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा, अब आप लोग ये बताएं कि आपकी क्या खातिर की जाए। बताओ रमना, शादी ने कार मोड़ते हुए पूछा। भाई हम तो तुम्हारे हाथों में हैं, जहाँ मर्जी आए ले चलो और जो दिल चाहे खिलाओ पिलाओ, रमना ने दरवेशाना अंदाज में कहा। चलिए फिर आज सेल्यूस का आज चिकन कॉर्न सूप ट्राई करते हैं। जल्दी शादी ने कार होटल में रोक ली। फिर वो अंदर हाल में पहुंच गई और एक तरफ मुनासिब सी जगह मुंतखब करके बैठ रही। फिर पुरतकल्लुफ़ खाना खाते हुए वो दिलचस्प गुफ्तगू करने लगी। शादी के रोए रोए से खुशी छलक रही थी। वो तुम्हारे वकार साहब कभी नजर नहीं आते, क्या शहर से बाहर गए हुए हैं? शादी ने पूछा तो रमना ने सर उठाया। हाय नहीं, वो बेचारे तो आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं। अपने दोस्त के यहाँ हर वक्त पढ़ाई में मसरूफ रहते हैं। खुद मुझसे भी बहुत कम मुलाकात होती है। रमना आइसक्रीम खाते हुए बोली। पता है, पहले तो मेरा इरादा हुआ था कि उन्हें और अयाज को भी खाने पर इनवाइट कर लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा आज सिर्फ अपनी सहेलियों की दावत कर दूं। हाँ, न्याजी के आने पर उनके दोस्तों को भी मदऊ कर लूंगी। शाजी, तौबा करो, शुक्र करो वकार को इनवाइट नहीं किया, वरना वो तो होटल का नाम सुनते ही हमें डांटने डपटने लगते कि शरीफजादियाँ, अच्छे खानदान की लड़कियाँ ऐसी जगहों पर नहीं जाती। मैं कभी कभार साकिब या अयाज के साथ कोई स्टेज शो देखने या खाने खाने चली जाती हूँ, तो वकार को इस कदर गुस्सा आता था कि कई कई दिन वो बात नहीं करता था। रमना ने कहा। अच्छा, अरे ये क्या? एकदम शादी के मुंह से तहय्युर आमेज आवाज़ निकली। फिर वो हैरान होकर सामने की सिम देखने लगी। रमना उसकी तरफ कुछ थी। राबिया और सुमेरा भी बेतहाशा चौंक गईं। सुमेरा ने जैसे घबरा कर बेख्तियार होकर राबिया का हाथ पकड़कर दबाया और फैमिली केबिन में से बाहर निकलते हुए जोड़े को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। हैं, वकार? हाँ, वो वकार ही तो था, जिसके साथ बहुत मॉड और फैशनेबल लड़की थी। उसने डार्क ग्रीन मैक्सी पहनी हुई थी। कटे और रंगे हुए सुर्खी माइल ब्राउन बाल शानों पर लहरा रहे थे। वो दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। वकार के चेहरे पे खुशियों का अक्स था। वो हर वक्त जले भुने तेवर माथे पर बल डाले हुए अक्खड़ वकार से कहीं मुख्तलिफ नजर आ रहा था। खलंडरा सा। अचानक उस लड़की के हाथ से पर्स गिर गया तो वकार ने झुककर उठाया और फिर लड़की के कांधे पर लटका दिया। लड़की ने हंसते हुए वकार का बाजू थाम लिया और झूमती झामती बाहर चल दी। शाजी और राबिया को तो जैसे सख्ता हो गया। वो मुंह खोले बैठी थी। सुमेरा तो सांस रोके जर्द हुई बैठी थी। ए हे, ये तुम सबको क्या हो गया है? भला इतने गौर से किसे देखा जा रहा है? रमना ने मुड़कर देखना चाहा तो राबिया घबरा गई। उफ, ये तो गजब हो जाएगा। खुदा जाने रमना पर वकार और योबा को देखकर क्या रद्द अमल होगा। कुछ भी नहीं है रानी, तुम जरा देखना तो सही मेरे हाथ में क्या चुभ गया है। उसने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया। मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। रमना झुककर हाथ देखने लगी, उंगली से टटोलने लगी। उसे मसरूफ देख कर राबी ने चोरी चोरी मुड़कर देखा। वकार और लड़की बाहर जा चुके थे।
उसने सुख का सांस लिया। शुक्र है रमना ने उन्हें नहीं देखा था। अच्छा कुछ नहीं तो फिर मेरा वहम ही होगा। राबिया ने रमना के हाथों से अपना हाथ खींच लिया तो रमना को अजीब नागवार खामोशी का एहसास हुआ। हैं शाजी सुमेरा, ये तुम लोग अच्छे भले हंस रहे थे, फिर यकायक गुमसुम क्यों हो गए हो और अभी तुम सब किसे देख रहे थे? रमना ने शक्की नज़रों से देखते हुए पूछा तो वो जैसे ख्वाब से जाग उठी। किसी को भी नहीं देख रहे थे हम। दरअसल वो हमारे एक करीब के मिलने वाले थे। वो भी वकार की तरह बहुत सख्त मिजाज हैं और लड़कियों से दोस्ती होटलिंग वगैरह को बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन अभी अभी मैंने उन्हें एक बहुत ही मॉडर्न लड़की के साथ फैमिली केबिन से बाहर निकलते देखा तो मैं उनके दोगलेपन पर शशदर रह गई हूँ। बज़ाहिर ऐसे लोग कितने पारसा, मासूम और नेक बनते हैं। लोगों के सामने पारसाई और शराफत का इमेज बनाकर पर्दों में गुल खिलाते हैं। उनकी असलियत बिल्कुल बरक्स होती है। शादी ने अफसरदा होकर कहा। उसकी आंखें भर आई थीं। पागल हुई हो क्या? ख्वामखा किसी फजूल आदमी की खातिर अपने कीमती आंसू ज़ाया कर रही हो। यार लानत भेजो ऐसे कमीने जलील शख्स पे। रमना ने अनजाने में अपने ही महबूब को कोस डाला था। वो मुंह बनाकर बोली, हाँ शादी तुम वकार की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो। वो ऐसा घटिया इंसान हरगिज नहीं है। रमना ने वसूख से कहा। नहीं रमना, ये मर्द बड़े धोखेबाज और बदफितरत होते हैं। कभी भी इनकी बातों का एतबार नहीं करना चाहिए। मेरा भाई वकार भी एक अदना और घुटे हुए जहन का तंग नज़र इंसान है। सच पूछो तो मुझे वकार पर अब बिल्कुल एतबार नहीं रहा। सुमेरा झंझलाहट भरे अंदाज से बोली। आंखों में आंसू थे। आज भाई का नया रूप जो देख बैठी थी। रमना चुकन्नी सी हो गई। हैं सुमेरा, क्या बात है? क्या वकार से तुम्हारी लड़ाई शड़ाई हो गई है? कमाल है भाई, पहले शादी रो रही थी, अब तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। अरे राबी, आप भी रो रही हैं, क्या हुआ है? मुझे भी तो कुछ बताइए। वो घबरा कर रह गई। चलो शादी घर चलते हैं, मज़ा तो किरकिरा हो गया है। सभी डिप्रेशन की कैफियत से दो चार थे। फिर वो हैरान और उलझी हुई रमना को लेकर घर आ गए। शादी की तबीयत ऐसी मकदर हुई कि वो उन्हें ड्रॉप करके घर चली गई।